प्यारे बच्चों, परीक्षा जीतो अभियान के अंतर्गत आज हम सॉल्व करेंगे राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। और ये प्रश्न पत्र जो है विगत 10 वर्षों में जिन प्रश्नों की संभावना ज़्यादा बनती है, जो बार बार पूछे गए हैं, उन पे हम बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये परीक्षा जीतो अभियान इस चैप्टर के नाम है। और इसमें से ये जो टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे हमारा जो समकालीन विश्व में राजनीति, उसका जो पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के अंतर्गत जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे दो ध्रुवीयता का 2015 और 17 में 2 बार पूछा गया है, ये 2 नंबर में। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे दो ध्रुवीयता का अर्थ। देखिए, जब पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918, ठीक है। दूसरा होता है 1939 से 1945। 1939 से 1945 जो ये विश्व युद्ध था, ये मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र हैं, और जर्मनी, इटली, जापान, ये थे दूरी राष्ट्र। तो जब 1945 में जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम पड़ते हैं अमेरिका के द्वारा, तो उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और यहाँ से फिर एक नया युद्ध प्रारंभ होता है, जिसे बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बंट जाता है, और जिसमें एक गुट का नेतृत्व करता है सोवियत संघ, और एक गुट था जो पूंजीवादी गुट, जिसका नेतृत्व था अमेरिका के हाथों में। तो ये दोनों सत्ता के लिए एक और अपनी विचारधारा को आगे फैलाने के लिए जो आपस में इनमें सत्ता का संघर्ष चलता रहा, एक दूसरे से श्रेष्ठ कौन है इसकी होड़ चलती रही। इसके चलते जो है, जब 1991 में, तो 1945 से और 1991 का जो समय था, ये शीत युद्ध का दौर था। तो शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियाँ थी। तो जैसे ये टॉपिक लिखा है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है, तो दो ध्रुवीयता का अर्थ है शीत युद्ध के दौरान। देखिए, जैसे मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे इसको, दो ध्रुवीयता का जो अर्थ है दो ध्रुव, अर्थात शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 महाशक्तियों में बढ़ गया था। एक महाशक्ति का नाम था सोवियत संघ और एक का नाम था अमेरिका, ठीक है। इसका मतलब अब विश्व इस तरफ एक शक्ति न होकर 2 महाशक्तियाँ, इसे बोलते हैं दो ध्रुवीयता है। प्यारे बच्चों, यहाँ से बहुत छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यहाँ से छोटे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैसे देखिए कि दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ, दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ। तो देखिए बच्चों, दो ध्रुवीयता का अंत हुआ 1991 में। कब हुआ? 1991 में। कब हुआ? 1991 में। एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ। एक ध्रुवीय तो कब से हुआ? 1991 के। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, वैसे ही ध्रुवीयता का अंत हो जाता है और यहाँ से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ ही बेटा, जो बार बार जो प्रश्न पूछा जाता है कि भाई वो क्या कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया, किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया, कौन से वो कारण थे जिस कारण से सोवियत संघ जो है 1991 में विघटित हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है। तो बच्चों, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन के जो कारण थे वो थी मिखाइल गोर्बेचोव की खुलेपन की अवधारणा, या कह सकते हैं सोवियत संघ के लोग गोर्बेचोव द्वारा लाए गए सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। ये देखिए, मिखाइल गोर्बेचोव कौन था? मिखाइल गोर्बेचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। कौन थे? ये पूछा जाएगा प्रश्न, ध्यान से रखेंगे, देखिए सुनेंगे आप कि मिखाइल गोर्बेचोव कौन था। तो मिखाइल गोर्बेचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये एक नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा कारण है, सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से अच्छा समझने लगे थे। अब धीरे धीरे इनका रुझान किस ओर जाने लगा था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। तीसरा जो कारण था, सोवियत संघ
पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। अगला कारण था सोवियत संघ की अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ ने सोवियत संघ के विकास में रुकावट उत्पन्न कर दी और सारा धन विकास की अपेक्षा हथियारों के निर्माण में लगा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था खोखली होती। कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था का खोखलापन। ये बहुत सारे कारण थे और इसी के ये 4 नंबर में या 6 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण और उसका परिणाम हुआ क्या हुआ। देखिए बेटा, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, तो उसका पहला परिणाम क्या था कि 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब जो है 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा। दूसरा, सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का अवसान हो गया और एकमात्र महाशक्ति अमेरिका रह गया और विश्व का स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया। इसका मतलब अब एक परिणाम ये भी लिख सकते हैं आप कि विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारंभ। आगे देखिएगा, सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की स्वतः समाप्ति हो गई। जब सोवियत संघ टूट गया तो शीत युद्ध ही स्वयं ही समाप्त हो गया। पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद का अवसान हुआ और बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सोवियत संघ से तृतीय विश्व के देशों को गंभीर आघात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन देशों को सोवियत संघ ने आर्थिक, सैनिक व तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। देखिए बेटा, शीत युद्ध के दौरान जैसे हमारी जो ये पूंजीवाद, इनका जो गुट था, सैनिक गुट, उसका नाम था नाटो। ये पूछा भी जाएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 में। इसके जवाब में जो है सोवियत संघ के जो देश थे, इसके साथ में पूर्वी यूरोप के देश, इन्होंने बनाया एक संगठन जिसका नाम था वर्सा पैक्ट। इसकी स्थापना हुई 1955 में, ये भी आप ध्यान रखना। और एक अगला जो इसमें बार बार जो टॉपिक पूछा जाता है बेटा, ये तो हमारा था पहला टॉपिक हो गया हमारा। सोवियत संघ का विघटन कारण हो गया, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम हो गए। ठीक है, इसी में एक प्रश्न ये भी आता है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ। बर्लिन की दीवार कब बनी? 1961 में बनती है और 1989 में ये टूट जाती है। इसे शीत युद्ध का प्रतीक भी कहा जाता है। बर्लिन की दीवार को क्या कहा जाता है? शीत युद्ध का प्रतीक भी कहा जाता है। आगे देखिएगा बेटा, अब है सत्ता के समकालीन केंद्र। चैप्टर नंबर 2 से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें है यूरोपीय संघ। इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? यूरोपीय संघ। देखिए कौन सा है इसमें से, यूरोपीय संघ। देखिए यूरोपीय संघ बेटा यूरोप के देशों का एक संगठन है जो यूरोप क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है। यह संस्थान यूरोपीय देशों का ऐसा राजनीतिक संगठन है जो आपस में सभी सदस्य देशों को मिलकर यूरोप के विकास की रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए गठित किया गया। ठीक है, यूरोपीय संघ बेटा जो इसका जो निर्माण है किसी एक संधि और समझौते से नहीं हुआ, बल्कि ये विभिन्न संधि और समझौते के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ का गठन हुआ। जैसे क्या क्या संधियाँ हुई? अप्रैल 1951 में होती है, कौन सी संधि होती? पेरिस की संधि। ठीक है, फिर 1957 में होती रोम की संधि। 1967 में पेरिस की संधि और रोम की संधि को मिलाकर एक संगठन बनता है यूरोपीय समुदाय 1967 में। और 1992 में मार्टिज की संधि के फलस्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यूरोपीय संघ का नाम, प्रश्न पूछा जाएगा, यूरोपीय संघ का नाम किस संधि के द्वारा बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया? तो इसको कर दिया गया था मार्टिज की संधि 1992 के फलस्वरूप इसका नाम यूरोपीय समुदाय से यूरोपीय संघ कर दिया गया था। देखिए ये 28 देशों का एक समूह है और इसमें से 19 देश हैं जो यूरो मुद्रा को अपनाते हैं। इनकी जो मुद्रा का नाम है पूछा जाएगा, यूरो मुद्रा है। और कितने देशों ने अपनाया इसको? 19 देशों ने अपनाया है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। यूरोपीय संघ वास्तव में एक 28 देशों का एक ऐसा समूह है जो यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है।
यह संस्थान यूरोपीय देशों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो आपस में सभी सदस्य देशों को मिलकर यूरोप के विकास की रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए गठित किया गया है। यूरोपीय संघ के 28 देशों में से 19 देशों ने एक मुद्रा को अपनाया जिसे यूरो मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा यूरोपीय संघ के 28 देशों में से केवल 9 ही सदस्य देश है जिन्होंने यूरो मुद्रा के रूप में नहीं अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग मुद्रा अपनाई है। 9 देश ऐसे हैं जो यूरो मुद्रा को नहीं अपनाते। इस संस्था ने अपने गठन के बाद से ही यूरोप के क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न कार्यों का संचालन किया। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने लोकतंत्र और मानव अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके आधार पर उस क्षेत्र में लंबे समय से शांति व्यवस्था स्थापित और सभी देश आपस में समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते वर्ष 2012 में यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कब यूरोपीय संघ को शांति का पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार 2012 में। कब दिया गया? 2012 में। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यूरोपीय संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कब हुए? यूरोपीय संघ की संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ 1979 में। 1979। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ क्या है, और इसमें रोम की संधि उसके नाम पेरिस की संधि कब हुई, वहाँ पे किस चीज़ का गठन हुआ, इसके बारे में पूछा जाएगा। और इसके साथ यहाँ से एक 4 नंबर का प्रश्न पेपरों में आ सकता है कि यूरोपीय संघ के बारे में, इस यूरोपीय संघ के गठन की विभिन्न संधियों के नाम लिखिए। इसके अलावा एक दूसरा संगठन है आसियान। कौन सा संगठन है? आसियान। आसियान ये दक्षिणी एशिया का संगठन है। जैसे यूरोप भी क्षेत्रीय संगठन है यूरोप के देशों का, उसी प्रकार आसियान भी एक क्षेत्रीय संगठन है। देखिए, इसकी जो स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को। कब होती है? 8 अगस्त 1967 को। इसके जो संस्थापक देश हैं पूछा जाएगा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के अधिकारियों ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास को मजबूत करने के लिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान की स्थापना। इसमें 5 तो इसके संस्थापक देश थे, 5 बाद में जोड़े, और टोटल संख्या है इसकी 10। कितनी है? 10। आसियान का मुख्य लक्ष्य सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक मुद्दों के आधार पर राष्ट्रों के सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ ठोस संबंध और पारस्परिक संबंध बनाए रखना है। आसियान अपने सदस्यों को प्रशासन, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों और शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। ठीक है बेटा। तो आसियान और इसको आप पढ़ोगे यूरोपीय संघ को, तो जिस प्रकार से यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का क्षेत्रीय संगठन है, उसी प्रकार आसियान भी एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इससे मुख्यतः पूछा जाएगा इसके मुख्य संस्थापक देश कितने थे, कुल कितने हैं, और आसियान का इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर जो है दान की 10 बालियाँ हैं, जो दक्षिणी एशियाई देशों का उनका प्रतीक है, और जो वृत्त है गोल वो उनकी एकता का प्रतीक है। जैसे, और मैं भूल गया था पीछे बताना आपको, यूरोपीय संघ का एक झंडा है जिस पे 12 सितारे हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। वैसे ही अगला एक संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यहाँ से पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। दूसरा प्रश्न यहाँ से आता है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे? तो ये थे बेटा 51। कितने थे? 51 इसके क्या थे? संस्थापक देश थे। कितने देश थे? 51 इसके संस्थापक देश थे। 51 देशों ने मिलकर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 193 सदस्य इसके जो है सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र
संघ के। ये तो वो गए यहाँ से 1 नंबर के वाले। 1 नंबर में दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो संयुक्त राष्ट्र संघ में से पूछा जाता है वो इसको अंगों को लेकर है, ठीक है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, इसके कुल सदस्य संख्या है 15। कितनी है इसकी? 15। इसकी कुल सदस्य संख्या है 15, जिसमें से इसके जो है 5 स्थायी और 10 स्थायी देश हैं। 5 ऐसे देश हैं जो इसके परमानेंट सदस्य हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद के किन्हीं 2 स्थायी या 3 स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। सुरक्षा परिषद के किन्हीं 2 स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें से अमेरिका, सोवियत संघ 2 और इंग्लैंड 3, इंग्लैंड 3 और फ्रांस 4 और चीन 5। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो ज़्यादातर ये तो 1 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा, और इसके कार्य पूछे जाते हैं, जैसे सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का काम रखना है। इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। दूसरा, इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, और वीटो पावर का अर्थ है निषेध अधिकार। स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है। जैसे सपोज कई बार जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन हमेशा यहाँ पे जो है चीन हमेशा अपने वीटो का पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण से भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। सपोज एक उदाहरण के लिए, सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, तो इनमें से अगर 4 एक तरफ होंगे और एक सदस्य ने भी वीटो का पावर का इस्तेमाल किया तो उसकी बात को मान्य होगी, उस जो कानून लागू होने वाला उसको रोक लिया जा सकता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के का जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। इसमें और पूछा जाता है विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अभिकरण है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण, उन्हें लागू करना आधारभूत ढांचा है। इसका जैसे मुख्य काम है सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन विश्व में अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ये था विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है ये पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। इसका मुख्यालय के बारे में पूछा जाएगा। देखिए, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप एक चीज़ नोट करेंगे, बताएंगे मुझे इसके कमेंट में या अपनी क्लास में लिखेंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये थी सुरक्षा परिषद। अगला है परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी और व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। परमाणु अप्रसार संधि,
परमाणु अपर संधि जैसे कि नाम से ही जाहिर है परमाणु हथियारों का विस्तार रोकना और परमाणु टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। इस संधि की घोषणा 1970 में की गई थी और अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 188 सदस्य देश इसके पक्ष में। इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर पाएंगे। एंटी परमाणु अप्रसार संधि। दूसरा है व्यापक परमाणु प्रसार संधि, इसको बोलते हैं सीटीबीटी। सीटीबीटी इसको बोलते हैं सीटीबीटी। ये जो है इस 1996 में अस्तित्व में। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी को ही कॉम्प्रेसिव टेस्ट वैन ट्रीटी कहा जाता है। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षण को प्रतिबंध किया गया। यह संधि 24 सितंबर 1946 को अस्तित्व में आई। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस समय इस पर 71 देशों ने हस्ताक्षर किया था। अब तक इस पर 181 हस्ताक्षर कर दिए। भारत और पाकिस्तान ने सीटीबीटी पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किया। इसके तहत परमाणु परीक्षण को प्रतिबंध करने के साथ यह प्रावधान भी किया गया कि सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र में परमाणु परीक्षण नियंत्रण करेंगे। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। और एक पूछा जाता है बार बार, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? और वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी की भूमिका भी बहुत बार पूछी गई है। तो वैश्वीकरण जैसे ही नाम से स्पष्ट है, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सटीक अर्थों में नहीं होता है, इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। यह एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात का प्रभाव है। प्रभाव कई तरह के से हो सकते हैं। जैसे मैं आम भाषा में बताऊँ आपको, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि वैश्वीकरण में इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण, कि पूरा विश्व एक परिवार बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से कोई बात कर रहा हूँ तो मेरी बात अमेरिका तक भी सुनी जा सकती है। इसका मतलब मेरे विचारों का एक देश से दूसरे देश तक क्या हो गया? वैश्वीकरण हो गया। और वैश्वीकरण हमेशा विचारों का होगा, वस्तुओं का होगा, ठीक है, और धन का हो सकता है। कई तरह से वैश्वीकरण हो जाता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण का मतलब हो गया कि जैसे एक विश्व पूरा परिवार हो जाता है और इसमें हम जैसे श्रम हो गया, काम हो गया, सेवाएं हो गई, हमारा विचार हो गए, वस्तुएं हो गई, इनका आदान प्रदान होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है, वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? तो वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी की तो भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना टेक्नोलॉजी के हम अपने विचार एक देश से दूसरे देश नहीं पहुंचा सकते हैं। तो वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं, फिर भी टेक्नोलॉजी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कार ने विश्व के विभिन्न भागों में संचार की क्रांति दिखाई। और जिस कारण से जो है शुरू में जब छपाई मुद्रण की तकनीक आई थी तो उनके राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इसी तरह आज हम अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, यह प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। विचार किसका? जैसे देखिए, विचारों का आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई। इन प्रभावों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के विश्व विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक होगी। ये तो था टेक्नोलॉजी में वैश्वीकरण की भूमिका। दूसरी बुक में हमारे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए, जब भारत 1947 में आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को और 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित करते हैं। और उनका जो ये भाषण था ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू जब संविधान सभा को संबोधित करते हैं, उनका ये जो भाषण जो छपता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। किस नाम से? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। जब भारत अलग हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत के सामने जो 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी, 3 चुनौतियाँ थी जिसमें से और बहुत से देशों ने
भारत की आलोचना की कि भारत स्वतंत्र तो हो गया, क्या भारत में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा? इसकी बहुत आलोचना हुई। तो भारत के सामने तीन चुनौतियाँ थी: लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, एकता की चुनौती, क्या भारत एक अखंड भारत बना पाएगा, क्या सभी रजवाड़ों का विलय कर पाएगा। तो दूसरी पहली चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करने की, दूसरा था एकता, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, और तीसरी थी विकास की चुनौती। कैसे भारत किस माध्यम से अपना विकास करे, पूंजीवाद तरीके से करें, साम्यवाद तरीके से करें, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना कर करे। तो ये सारी जो है ये प्रमुख तीन समस्या थी। ये बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 6 नंबर में कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों को विस्तृत से लिखिए। तो उसमें हेडिंग में लिख सकते हैं आप राष्ट्रीय एकता की चुनौती, उसमें लिख सकते हैं कि भारत जो है एक बहुत विशाल देश है जहाँ विभिन्न धर्म जाति वर्गों के लोग रहते हैं, और इतने बड़े विशाल देश में राष्ट्रीय एकता को जो है स्थापित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती। लेकिन भारत ने, हमारे जो राजनेता थे, हमारे जो पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने इस चीज़ को जो है अच्छे से कंट्रोल किया और पूरे भारत को जो यूनाइट किया, और जिसमें कि सरदार पटेल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें रजवाड़ों का विलय हुआ। तो दूसरा अगला टॉपिक है इसमें, रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अधिकांश रजवाड़ों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में स्वयं विलय हो गए थे। लेकिन हमारी 2-3 रियासतें ऐसी थी जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ और मणिपुर, ये जो है भारतीय संघ में विलय नहीं हुए। तो जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो तो पूरा भारत को मिल जाता है, क्योंकि भारत जो है, एक तो जब स्वतंत्रता से पहले एक तो ब्रिटिश भारत था, एक थे देसी रजवाड़े। तो जब अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया तो ब्रिटिश भारत तो सीधे हमारे पास आ गए, भारत के पास आ गए। लेकिन अब समस्या थी रजवाड़ों की, क्या रजवाड़े भारत में विलय करेंगे या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो इनमें से अधिकांशों ने जो है भारतीय संघ उसकी संघ की सत्ता स्वीकार की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विलय पत्र को क्या कहते थे, इसको जिस पे जो है अधिकार रजवाड़ों ने हस्ताक्षर किए, इस विलय पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आप पढ़ सकते हैं। इसमें ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बंटा था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़े कहा जाता था। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेज शासन ने घोषणा की कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़ों भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े की संख्या 565 थी। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे, और अंग्रेज राज का नजरिया यह था कि रजवाड़ों अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या अपने स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं। तो जब ये रजवाड़े थे तो इनके पास ऑप्शन था, ये भारत के साथ रह सकते हैं या ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते थे। तो जैसे कि पहले भी हमने क्लासों में इसको बताया कि महत्वपूर्ण रूप से जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया और जूनागढ़, ये जो 3 रियासतें थी, इनको जो है किस प्रकार से विलय किया गया। जा प्रश्न आएगा कि जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारत में कैसे हुआ, तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया और तब इनका विलय हुआ। दूसरा, हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो स्टार एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसके से पुलिस कार्रवाई के द्वारा इनको जो है भारतीय उसमें विलय किया गया। जूनागढ़ को जो है उसमें जो है वहाँ पे एक को समझौता वो क्या जनमत संग्रह किया गया। जनमत संग्रह के आधार पे जूनागढ़ को भारतीय संघ में विलय किया गया। अभी मैं इसको ज़रा डीप नहीं बता रहा हूँ, परीक्षा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनकी बात कर रहा हूँ। हरित क्रांति बहुत पूछा जाएगा, हरित क्रांति क्या है और इसके संस्थापक कौन है, और भारत में जो इसके संस्थापक थे एस स्वामीनाथन, उनके हाल ही में उनका निधन भी हुआ है, पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन है, अगर ये पूछा था विश्व में हरित क्रांति के जनक है तो है नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने उनके कार्यों के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार ही मिला, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया। और अभी जो भारत में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको,
जो एस स्वामीनाथन है उनको अभी हाल ही में जो है, जो 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है उनमें से एक एस स्वामीनाथन भी है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। उनको भी जो है उनको जो है उसका पुरस्कार दिया जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति में भारत में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य विकासशील देशों में नए उपज देने वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग के कारण हुई। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ, तो ये हुई गेहूं की फसल को। तो यहाँ से एक प्रश्न तो ये बन सकते हैं, विश्व स्तर में इसका जनक और भारत में इसका जनक। एक है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच में हुआ। पंचशील समझौता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत से बना है। चीन के तिब्बत और क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और समागम पर समझौता 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित। इन अवधारणाओं की पहली औपचारिक अभिव्यक्ति पंचशील संधि में निहित 5 सिद्धांत हैं इनके। जैसे क्या कहता है, जो भारत और 1954 में भारत और चीन के बीच में जब ये मीटिंग हुई, बैठक हुई, समझौता हुआ, तो 5 चीज़ों पे कि भाई पहला था कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान करना, में एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करना। दूसरा था आपस में गैर आक्रामकता, किसी पे आक्रमण नहीं कर। तीसरा था आपस में गैर हस्तक्षेप, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ, और 5वां था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये सारी जो है क्या थी, हमारी पंचशील समझौता था। लेकिन चीन ने भारत के साथ इसका धोखा किया और 1962 में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जो आगे हम पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध के बारे में, ठीक है। इसमें है भारत चीन युद्ध कब हुआ, 1962 में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसमें आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप इसमें देख सकते हैं। भारत चीन युद्ध होता है 1962 में, ठीक है, जिसमें इस भारत को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस युद्ध में भारत की हार हो जाती है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में पढ़ सकते हैं, किस मुद्दे को लेकर था, कश्मीर मुद्दे को लेकर युद्ध होता रहता है। नेहरू की विदेश नीति के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार कहा जाता है। वे न केवल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और 17 वर्ष तक विदेश मंत्री रहे, वे अंतर्राष्ट्रीय और अखिल एशियावाद के समर्थक थे। वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और फासीवाद के विरोध थे। नेहरू जी हमेशा जो है वो साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, उपनिवेश, क्योंकि भारत ने स्वयं साम्राज्यवाद और उपनिवेश का शिकार हुआ भारत, इसलिए जो है भारत हमेशा किसका विरोध करता है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का। और इन्हीं का जो विदेश नीति है अभी भी फॉलो होती है, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में जो है भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है। पंचवर्षीय योजना के बारे में कोई पूछा जाता है, तो पंचवर्षीय योजना से 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 1956 तक, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो सभी बच्चों से आशा करते हैं कि ये तो खाली परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको जो है शॉर्ट में बताया गया है। बाकी आप जो है इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। अच्छे से आप इसको जो है घर पे रिवाइज करेंगे, और आगे भी दोबारा से कोई महत्वपूर्ण अगर कोई प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित, तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। और पुनः हमारी एसडीएम मैडम और बीओ मैडम का धन्यवाद ये बेहतरीन प्रयास के लिए। आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं की अग्रिम शुभकामनाएं।